Most welcome to our channel. A lot of thanks for your support. Again and again thanks for your continuously support. आज हम लोग भारत के भूगोल का 14th टॉपिक भारत में परिवहन उसको पढ़ेंगे। 14th टॉपिक में क्या है? भारत में परिवहन। पहला जो पढ़ना है वो है सड़क परिवहन। भारत का लगभग 66.71 लाख किलोमीटर वार्षिक रिपोर्ट 2024 के अनुसार ये है का सड़क नेटवर्क, यानी भारत का लगभग 66.71 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और अन्य सड़कें शामिल हैं, यानी NH, SH और अन्य भी रोड जो शामिल हैं। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे एवं अन्य सड़कें भी शामिल हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH के बारे में पढ़ना है। नेशनल हाईवे, इसके निर्माण प्रबंधन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार द्वारा निभाई जाती है। इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है। यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है। यह संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का कितना परसेंट है? 2% है। जो सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात संपन्न कराती है। जो सड़क परिवहन का 40% यातायात जो है संपन्न कराती है। अब क्या है? वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? NH44। वर्तमान समय में भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH है वो NH44 है। NH44, इस हाईवे का पुराना नाम NH7 था। इसका पुराना नाम क्या था? NH7 था। यह राजमार्ग भारत के उत्तर यानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से भारत के दक्षिणी छोर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाता है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 3745 किलोमीटर है। यह राजमार्ग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी, तमिलनाडु तक जाता है। यह सभी राज्य क्रम में दिए गए हैं, यानी ये जो राज्य अभी हम पढ़ रहे थे सारे राज्य क्रम में हैं। सबसे पहले कौन सा राज्य टच करेगा? पंजाब, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली। मतलब यह राजमार्ग श्रीनगर, जम्मू कश्मीर से शुरू होगा। उसके बाद रास्ते में कौन कौन से राज्य आएंगे? तो पंजाब आएंगे, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व कर्नाटक से गुजरकर कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक जाता है। ये सभी राज्य जो हैं क्रम से दिए गए हैं। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड कहा जाता है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग जो ओल्ड नेशनल हाईवे है संख्या 1 और NH1 NH2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड कहा जाता है। 0 माइल स्टोन ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। 0 माइल स्टोन जो है वो ब्रिटिश द्वारा नागपुर में स्थापित किया गया था, जिसका प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते हैं। आप देखते होंगे हर शहर या अच्छे बड़े शहर में 0 माइल एक जगह होती है, वहाँ से सभी जो अलग अलग दूरी है मापी जाती है। ओरिजिन टाइप से उसको मानते हैं और उसके बाद सारी दूरियों को मापते हैं। भारत के 10 सर्वाधिक जो है लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं? भारत के 10 सर्वाधिक लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं? पहला जो है सबसे बड़ा NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग पहले देखेंगे, फिर उसकी लंबाई, फिर कहाँ से कहाँ तक जाती है। NH44 फर्स्ट में है, 3745 यानी 3745 किलोमीटर लंबी है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है। NH27 जो है 3507 किलोमीटर लंबी है, पोरबंदर से सिलचर तक जाती है। NH48 जो है 2807 किलोमीटर लंबी है, दिल्ली से चेन्नई तक जाती है। NH52 जो है 2317 किलोमीटर लंबी है, संगरूर से अंकोला तक जाती है। NH30
NH 30 जो है 2040 किलोमीटर लंबी है और सितारगंज से इब्राहिम पट्टनम तक जाती है। NH 6 जो है NH 6 1873 किलोमीटर लंबी है जो जोरावाट से सीलिंग तक जाती है। NH 53 जो है 1781 किलोमीटर लंबी है, हजीरा से पारादीप तक जाती है। NH 16 जो है 1711 किलोमीटर लंबी है और पूर्वी तट पश्चिम बंगाल से चेन्नई तक वो जाती है। NH 66 जो है 1622 किलोमीटर की है, पनवेल से कन्याकुमारी तक जाती है। NH 19 जो है 1435 किलोमीटर लंबी है जो दिल्ली से कोलकाता तक जाती है। ना इसके बाद देखते हैं NH 44, पुराना नाम इसका क्या था? NH 1A था। NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है। कौन सी सुरंग स्थित है? जवाहर सुरंग जो है NH 44 में ही स्थित है। यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। कहाँ से कहाँ? यह राजमार्ग जालंधर से जम्मू व श्रीनगर होते हुए उड़ी तक जाती है। जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले बनिहाल दर्रे जो हैं में बनिहाल एवं काजी कुंड के बीच जवाहर सुरंग स्थित है। कहाँ पे जवाहर सुरंग है? जम्मू व श्रीनगर को जोड़ने वाले जो बनिहाल दर्रे हैं में बनिहाल एवं काजी कुंड के बीच जो है जवाहर सुरंग स्थित है। ना जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी चेनानी नासरी सुरंग देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH 44 में स्थित है। 9.2 किलोमीटर लंबी, कितनी लंबी है? 9.2 किलोमीटर लंबी है चेनानी नासरी सुरंग जो देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, जो देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग है। यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक राजमार्ग सुरंग है। यह सुरंग जम्मू एवं कश्मीर के उधमपुर जिले, कौन से जिले? उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित जो नासरी है उससे जोड़ती है। यह सुरंग जो है जम्मू व कश्मीर के उधमपुर जिले में स्थित चेनानी को रामबन जिले में स्थित नासरी से जोड़ती है। इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला जो समय है 2 घंटे तक कम हो जाएगा। कितना देर कम हो जाएगा? इस सुरंग के बन जाने से जम्मू एवं श्रीनगर के बीच की यात्रा में लगने वाला समय 2 घंटे तक कम हो जाएगा। ना आगे देखते हैं। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले, कहाँ पे? गुजरात राज्य के भरूच जिले में नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। कौन सा चीज़? केबल सेतु गुजरात राज्य के भरूच जिले के नर्मदा नदी पर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग 8 यानी NH 8 के अहमदाबाद मुंबई खंड पर यातायात को सुगम बनाने के हेतु किया गया है। भारत का सबसे छोटा जो NH है वो NH 118 है और NH 548 है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। यह झारखंड एवं महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे छोटा जो है NH 118 और NH 548 है, जो कहाँ कहाँ है? झारखंड में और महाराष्ट्र में है। पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। जो ओल्ड वाला NH है NH 15 राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरता है। इससे जुड़े शहरों का क्रम कौन कौन सा है? तो देखते हैं। पठानकोट आएगा, फिर अमृतसर, फिर भटिंडा, फिर गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर समाखियाली। ना इसके बाद क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई व कोलकाता को जोड़ा गया। किन किन महानगरों को जोड़ा गया? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल योजना के द्वारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH द्वारा 4 महानगरों को, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को जोड़ा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली उत्तर दक्षिण गलियारा से श्रीनगर को कन्याकुमारी से तथा पूर्व पश्चिम गलियारा से सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा गया।
इसकी कुल लंबाई 7522 यानी स्रोत कौन सा है, भारत 2015 से लिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनने वाली जो उत्तर दक्षिण गलियारा है, उत्तर से दक्षिण तक जो गलियारा है वो किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। पूर्व पश्चिम का गलियारा जो है सिलचर को पोरबंदर से, सिलचर का है असम में और पोरबंदर गुजरात में, उसको जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है 7522 किलोमीटर है। यहाँ हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे ना, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्यों कहलाती है, क्योंकि दिल्ली का पोजीशन अगर आप देखेंगे, मान लीजिए ये आपका इंडिया का मैप है, तो दिल्ली आपको यहाँ है, फिर उसके बाद मुंबई इधर कुछ ना कुछ है, और कोलकाता कुछ यहाँ है, और चेन्नई यहाँ है। एक तरह सॉरी एक तरह से ये क्वाड्रिलेटरल की तरह ही बनता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में जो चारों शहर जोड़े जाते हैं उन चारों को मिलाकर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चेन्नई ये वाला है, मान लीजिए दिल्ली डी ऊपर लिखे, मुंबई नीचे, कोलकाता इधर और चेन्नई इधर, इस चारों को जब आप मिलाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल ही की तरह बन जाता है ये, इसीलिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना इसे कहा जाता है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम के बारे में। तो उत्तर दक्षिण गलियारा जो है श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से। सिलचर कहाँ है, असम में, पोरबंदर कहाँ है, गुजरात में। इसकी कुल लंबाई जो है 7522 किलोमीटर है। भारत 2015 से ये लिया गया है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो है एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे से झांसी में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, झांसी, यानी मध्य प्रदेश में, भी मध्य प्रदेश ही है। उत्तर दक्षिण गलियारा यानी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ पे काटते हैं, तो झांसी में मिलते हैं। ये कुछ ऐसा रोड है, पूरे भारत को प्लस टाइप से डिवाइड करता है। उत्तर दक्षिण गलियारा ये नॉर्थ साउथ में होगा, और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये वेस्ट और ईस्ट में होगा। ये कहाँ पे मिलेगा, तो ये झांसी में मिलेगा, यही लिखा हुआ है, झांसी में दोनों मिलते हैं। नौ, इसके बाद क्या है, भारतमाला परियोजना। इस परियोजना की घोषणा जो है केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, इस परियोजना की घोषणा केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 25 अक्टूबर 2017 को की। भारत सरकार ने 2017 में 34,800 किलोमीटर की लंबाई को कवर करते हुए भारतमाला परियोजना की मंजूरी दी, जिसमें शेष 10,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना यानी NHDP शामिल है। सितंबर 2023 में इस योजना के तहत अनुमोदित और सौंपे गए राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 26,671 किलोमीटर है। पूरे हो चुके राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 14,376 किलोमीटर है। भारतमाला परियोजना के हिस्से के रूप में कनेक्टिविटी और आर्थिक समृद्धि में सुधार के लिए 27 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और लगभग 10,000 किलोमीटर की लंबाई जो है कि एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। कितने ग्रीनफील्ड बनाए गए हैं, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 27 बनाए गए हैं, और लगभग 10,000 किलोमीटर की लंबाई के एक्सेस नियंत्रित कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। भारतमाला परियोजना सड़क माल ढुलाई की गति को 40 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगी, यानी दोगुनी स्पीड से हमारे यहाँ जो है सामान लोड यानी सामान माल ढुलाई होगा। यानी भारतमाला परियोजना सड़क माल ढुलाई की गति 40 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर देगी। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भारत का पहला 14 लेन राजमार्ग है। चेनानी नासरी सुरंग जो एशिया की सबसे बड़ी, अभी जस्ट पढ़े थे, एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक यानी दोनों तरफ से ये सड़क सुरंग है। 313 किलोमीटर लंबा अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर जो है, और बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे आदि कुछ उदाहरण हैं जो भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए गए हैं। मतलब ये सारे ना भारतमाला परियोजना के तहत ही विकसित किए गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला था भारत का पहला 14 लेन राजमार्ग, फिर था चेनानी नासरी सुरंग, फिर था
द्विदिशात्मक सड़क सुरंग जो है 313 किलोमीटर वाला लंबा, अंबाला कोटपुतली कॉरिडोर, और फिर है बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे। ये सारे भारतमाला परियोजना के तहत ही विकसित किए गए हैं। नौ नेक्स्ट देखते हैं। तो सेतु भारतम ये क्या है? इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरओबी रोड ओवर ब्रिज आरयूबी बनाने की है। यानी इस योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्गों पर एनएच पर लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर आरयूबी बनाने की है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, यह योजना उत्तराखंड में स्थित 4 प्रसिद्ध जो धाम हैं, कौन कौन सा धाम? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ की यात्रा को सुगम बनाने के लिए इनके संपर्क मार्ग के विकास के बारे में है। इनके तहत 2 लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। इसके तहत 2 लेन वाली 889 किलोमीटर सड़क बनाई जानी है। अब क्या है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 25 फरवरी 2022 की अधिसूचना के तहत हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को, कौन सा चीज़ है? हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा के लिए एक नई योजना अधिसूचित की है। 1 अप्रैल 2022 से सोलेटियम योजना 1989 का स्थान ले लिया। इसके तहत गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 से 2 लाख रुपये तक का मुआवजा का प्रावधान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 सबसे अधिक लंबाई वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? मतलब भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच की लंबाई के आधार पर प्रथम 3 जो सबसे अधिक लंबाई वाले राज्य हैं, सबसे पहला हमारा महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद राजस्थान है। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पे राजस्थान। नौ इसके बाद क्या है? राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे, जिसको एसएच बोला जाता है। राज्य राजमार्ग, इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इसका निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र का है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान अभी जस्ट पढ़े थे महाराष्ट्र का है। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है। और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य कौन सा है? केरल है। यानी अगर सर्वाधिक घनत्व यानी बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला अगर देखेंगे, सबसे ज़्यादा डेंसिटी में डेंस रोड कौन सा है, डेंस किस स्टेट में रोड है, तो वो हो जाएगा केरल। लेकिन सबसे ज़्यादा रोड कहाँ होगा? तो महाराष्ट्र। सड़क निर्माण क्षेत्र में निजी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो BOT की नीति अपनाई है। कौन सी नीति है? BOT यानी बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो। सड़क निर्माण के क्षेत्र में निजी भागीदारी यानी प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बनाओ, चलाओ और हस्तांतरित करो BOT की नीति अपनाई है। माल परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का लगभग 65% और यात्री परिवहन का 80% सड़कों से ही होता है। कितना कितना? अगर माल ढुलाई के हिसाब से देखें तो 65% और यात्री परिवहन के लिए 80% तक यानी 80% तक सड़कों से ही होता है। आइए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 500 की आबादी वाली सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है? तो 500 की आबादी से ज़्यादा 500 की आबादी वाले जो गांव हैं, सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना है। ना इसके बाद क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग जो है लेह श्रीनगर मार्ग है, जो कराकोरम दर्रे को पार करता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3450 किलोमीटर है। 2006 में इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1D यानी NH 1D घोषित किया गया। ना इसके बाद
भारत का सड़क जाल, भारत का सड़क जाल, भारत 2024 के अनुसार सड़क वर्ग, लंबाई और कुल सड़क लंबाई की प्रतिशत, कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत। तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच की लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है 1,46,145 किलोमीटर, और ये टोटल परसेंटेज में कितना है? कुल सड़क लंबाई का प्रतिशत में देखें तो 2% ये है। राज्यों के राजमार्ग, राज्यों के राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे, तो 1,79,000 यानी 1,79,535 किलोमीटर है, और ये टोटल कितना परसेंटेज माना जाता है? तो 3%। अन्य सड़कें जो है 59,02,539 किलोमीटर मानी जाती है, जो 95% माना जाता है। कुल कितना हो गया? 63,45,403 किलोमीटर टोटल सड़क है भारत में, जो 100% टोटल अब आ गया। 9, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश है। सेकेंड नंबर पे हम लोग आते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है सड़क नेटवर्क वाला देश है। विश्व के देशों में जापान में सड़क घनत्व सबसे अधिक है। सड़क घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है? जापान में। यहाँ प्रत्येक 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के लिए 327 किलोमीटर सड़क है। तो जापान में सबसे ज़्यादा सड़क का घनत्व है। जहाँ पे किस टाइप से रोड है? तो 100 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में 327 किलोमीटर सड़क है। सीमावर्ती सड़कों का निर्माण यानी जो बॉर्डर पे रोड्स होता है ना, सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन का काम जो है सीमा सड़क विकास बोर्ड को दिया जाता है, इनके द्वारा किया जाता है। प्रबंधन और निर्माण जो काम कौन देखते हैं? सीमा सड़क विकास बोर्ड द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है 1960 ईस्वी में हुई थी। अपने गठन के समय से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने अपने गठन से लेकर मार्च 2001 ईस्वी तक संगठन ने 29,139 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण व 34,306 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करने का कार्य पूरा किया है। यह संगठन जो है कुल मिलाकर 17,435 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। एशिया का सबसे बड़ा रोपवे, एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग जो है गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है। गढ़वाल में जोशीमठ एवं औली को जोड़ता है। इसकी लंबाई जो है 500 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 500 मीटर है। भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो समुद्र तल से 19,300 फीट है। अब तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलविया के नाम था। अब तक जो है इससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड किसके पास था? बोलविया के नाम था। यहाँ उत्तुरुंसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क जो है समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर था, जिस रिकॉर्ड को हम लोग ब्रेक कर दिए इसको बना के। तो भारत ने पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में दुनिया की सबसे ऊंची जो सड़क बनाई है उसमें जो कामयाबी हासिल की है, जिसकी ऊंचाई अब कितनी है समुद्र तल से? तो 19,300 फीट की है। मैत्री सेतु ये क्या है? यह फेनी नदी पर बना, यह फेनी नदी पर, कौन सी नदी पर? फेनी नदी पर बना है। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल है जो त्रिपुरा में सबरूप तथा बांग्लादेश में रामगढ़ चटगांव के बीच है। इसे पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। मैत्री सेतु को पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, यानी पूर्वोत्तर में आपको जाना है तो मैत्री सेतु से ही आपको पार करना होगा। यह फेनी नदी पर बना है, तो सो ध्यान रखना है। 1.9 किलोमीटर लंबा है। किसको किसको जोड़ेगा? तो त्रिपुरा जो हमारे देश की एक राज्य है, त्रिपुरा के स्वरूप को बांग्लादेश के बांग्लादेश में रामगढ़ यानी चटगांव के बीच जोड़ता है। अब आइए देखते हैं रेल परिवहन। रेल परिवहन, भारतीय रेल एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नेटवर्क है। सेकेंड नंबर पे हम लोग रेल मार्ग में आते हैं। भारतीय रेल जो है एशिया में दूसरे नंबर पे आते हैं। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है तथा एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। और अगर विश्व के लेवल पे देखें तो ये फोर्थ है। तो एकल सरकारी स्वामित्व वाली विश्व की चौथी सबसे बड़ी नेटवर्क है। पहले 3 स्थान पर कौन कौन आते हैं?
यूएसए फर्स्ट नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे चीन आता है, तीसरे नंबर पे रूस आता है। यूएसए फर्स्ट स्थान पे, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे चीन और तीसरे नंबर पे रूस। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। भारतीय रेल विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता है। नौ, बेल्जियम में रेल घनत्व जो है सर्वाधिक अर्थात प्रति 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। देश में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। पहला जो है वो बड़ी लाइन है, उसकी जो पटरियों की चौड़ाई है वो 1676 मीटर उसकी बीच की है। 1676 सॉरी 1.676 मीटर की है उसके पटरियों की चौड़ाई। और दूसरा जो है मीटर गेज है। मीटर गेज इसलिए कहते हैं क्योंकि 1 मीटर है, 1.00 मीटर, 1 मीटर का गैपिंग होता है दोनों पटरियों के बीच। नैरो गेज थर्ड वाले को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 1 मीटर से कम वाली होती है, यानी 0.610, ये छोटी लाइन जो बोलते हैं वो 0.610 मीटर गैपिंग होता है दोनों पटरियों के बीच। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत जो है रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। विश्व के कुल रेल मार्गों का 40% के आसपास है। भारत में सर्वप्रथम रेल व्यवस्था की शुरुआत जो है अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने, ध्यान रखना है, भारत में सर्वप्रथम सबसे पहले रेल की व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई? तो अप्रैल 1853 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर के बीच प्रारंभ हुई थी। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। विश्व की सबसे पहली जो है रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच चली थी। इसके बाद 1830 ईस्वी में लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से जोड़ दिया गया था। इसके बाद क्या है? भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में की गई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड कब बना था? मार्च 1905 ईस्वी में। रेल वित्त को 1924-25 के बाद एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, कौन सी कमेटी थी? एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। यानी रेल वित्त को 1924-1925 के बाद कौन सी कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया? एटवर्थ कमेटी की सिफारिश पर सामान्य राजस्व से अलग किया गया। और भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है 1950 ईस्वी में हुआ। 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। अब क्या है? भारतीय रेल प्रशासन तथा प्रबंध की जिम्मेदारी रेलवे बोर्ड पर है। भारतीय रेल प्रशासन और प्रबंध की जिम्मेदारी किस पे है? तो रेलवे बोर्ड पे है। रेलवे को 18 मंडलों, जो पहले 9 था, मतलब रेलवे को 18 मंडलों में एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया है। मंडल पहले 9 थे, अब 18 मंडलों में बांटा गया है एवं 73 डिवीजनों में बांटा गया है। प्रत्येक मंडल का प्रधान जो होता है महाप्रबंधक होता है। प्रत्येक मंडल का प्रधान जो होता है महाप्रबंधक होता है। अब नेक्स्ट क्या है? देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेलगाड़ी है वो है विवेक एक्सप्रेस। नवंबर 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी, जो डिब्रूगढ़, कहाँ से? डिब्रूगढ़ यानी असम से कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु तक जाती है। इस दौरान वह 4286 किलोमीटर दूरी तय करती है। कितने किलोमीटर? 4286 किलोमीटर तय करती है। कहाँ से कहाँ चलती है? डिब्रूगढ़ असम से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक। और नाम क्या है रेलगाड़ी का? विवेक एक्सप्रेस। क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि यह सबसे लंबी दूरी देश में तय करती है। इस दौरान यह 4246 किलोमीटर तय करती है। इसके पूर्व हिमसागर एक्सप्रेस, इससे पहले ना हिमसागर एक्सप्रेस जो जम्मू तवी से कन्याकुमारी तक जाती थी, यानी 3726 किलोमीटर जाती थी, वही सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी थी। इससे पहले जो है हिमसागर एक्सप्रेस ही माना जाता था सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, लेकिन अब कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है वंदे भारत है। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत है। यह लोकोमोटिव लेस ट्रेन है।
जिसका संचालन विभिन्न रूटों पर किया जा रहा है। इसकी अधिकतम गति जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी इसे 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से ही चलाया जा रहा है। नई दिल्ली से भोपाल जाने वाली वंदे भारत जो है एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। नई दिल्ली से भोपाल जो जाती है वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। आगे देखते हैं डायमंड क्रॉसिंग, ये क्या है? वैसी जगह जहां चारों दिशाओं से ट्रेन आती है उसे डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। वैसी जगह जहां चारों दिशाओं से ट्रेन आती है उसे ही डायमंड क्रॉसिंग कहते हैं। यहाँ एक ही जगह पर रेल की 4 पटरियाँ क्रॉस होती हैं। इस वजह से यहाँ पर डायमंड का आकार बनता है। यहाँ एक ही जगह पर क्या होता है, रेल की 4 पटरियाँ क्रॉस होती हैं, इस वजह से यहाँ पर डायमंड का जो है आकार बनता है, इसलिए इस क्रॉसिंग का नाम डायमंड क्रॉसिंग पड़ा। भारत में डायमंड क्रॉसिंग जो है सिर्फ एक ही जगह पर है। कहाँ पे है? और यह जगह महाराष्ट्र के नागपुर में है। यानी भारत में डायमंड क्रॉसिंग सिर्फ एक ही जगह पर है और यह जगह महाराष्ट्र के नागपुर में है। नागपुर के संप्रीति नगर स्थित मोहन नगर में यह डायमंड क्रॉसिंग है। नागपुर के संप्रीति नगर में जो मोहन नगर है, यहाँ यह डायमंड क्रॉसिंग है ना। इसके बाद जो है हमारा एक चार्ट दिया हुआ है, भारत के रेल मंडल एवं उसके मुख्यालय। भारत के रेल मंडल एवं उसके मुख्यालय, उनके मुख्यालय। सबसे पहला रेल मंडल कौन सा है, मुख्यालय कौन से हैं, फिर रेल मंडल और मुख्यालय देखेंगे। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। मध्य रेलवे मुंबई CST और दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता। उत्तर पूर्वी सी रेलवे तो मालेगांव। उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद। दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली। पूर्व तट रेलवे भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे तो चर्च गेट मुंबई और पूर्व रेलवे कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर और कोलकाता मेट्रो रेल कोलकाता। दक्षिण तट रेलवे विशाखापत्तनम। तो ये 18 जो थे मंडलों में, इससे पहले हम लोग बात किए थे 18 मंडल थे रेल के। पहले कितने मंडल में बांटे गए थे? तो 9 मंडल था, अब 18 मंडल बना दिया गया। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा, रेल मंत्री उस समय कौन थे? पीयूष गोयल। 27 फरवरी 2019 को भारतीय रेल के 18वें मंडल के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे के सृजन की घोषणा की गई। इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन, इस मंडल में दक्षिण मध्य रेलवे के 3 डिवीजन यानी गुंटकल, गुंटूर एवं विजयवाड़ा शामिल किया गया। फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित जो दक्षिण मध्य रेलवे है अब केवल सिकंदराबाद, हैदराबाद एवं नांदेड़ डिवीजन ही बचा। ना इसके बाद क्या है? जापान की MC मैगलेव ट्रेन। जापान की MC मैगलेव ट्रेन जो है दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन ने वर्ष 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने का रिकॉर्ड बनाया था। कौन सी ट्रेन है? MC मैगलेव ट्रेन। कहाँ की है? जापान की है। और 2015 में ये किस स्पीड से चल के रिकॉर्ड बनाई थी? 603 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने पे रिकॉर्ड बनाई थी। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो लेनिनग्राद से व्लादिवोस्टोक तक 9438 किलोमीटर लंबा है। ये रशिया की बात हम लोग कर रहे हैं। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रशिया में ही है, रूस में ही है। भारत 2023 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 68,103 किलोमीटर है, जिसमें 65,141 किलोमीटर ब्रॉड गेज रेल मार्ग है। समूचे रेल मार्ग जो हैं हमारे, समूचे रेल मार्ग किलोमीटर का लगभग 65.79% तथा परिचालन में इस्तेमाल मार्ग किलोमीटर का 73.89% एवं कुल ट्रैक किलोमीटर का 72.48% विद्युतीकृत हो चुका है। ये ध्यान रखना है ना। मार्च 2022 तक ब्रॉड गेज जो है रेल नेटवर्क का 52,247 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जो
कुल ब्रॉड गेज रेल नेटवर्क का 80.20% है, 80.20% है। 9, भारत में पहली विद्युत ट्रेन जो है बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। भारत में पहली विद्युत जो ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, बॉम्बे वीटी एवं कुर्ला हार्बर के बीच 3 फरवरी 1925 को चली थी। बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी, बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी जो है डेक्कन क्वीन थी, जो बम्बई एवं पुणे के मध्य चली थी। कब चली थी? 1 जून 1930 को। कार्यरत कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्वीन है। कार्यरत विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन जो है, स्टीम इंजन, वो फेरी क्वीन है। 1 मार्च 1969 को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी नई दिल्ली हावड़ा के बीच चली थी। 1 मार्च 1969 ईस्वी को पहली राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी किसके किसके बीच चली थी? तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चली थी। इसके बाद है नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस जो है वो वाईफाई की सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस नाम क्या है? समझौता एक्सप्रेस लाहौर अटारी के मध्य एवं थार एक्सप्रेस जो है मुनाबाओ यानी बाड़मेर और खोखरा पार सिंध के मध्य चलती है। तो 2 ट्रेन है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो समझौता एक्सप्रेस है वो लाहौर से अटारी के बीच चलती है, और थार एक्सप्रेस जो है मुनाबाओ यानी बाड़मेर से खोखरा पार यानी सिंध के मध्य चलती है। अब नेक्स्ट क्या है? 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस जो है चितपुर ढाका के बीच चलाई गई थी। 14 अगस्त 2008 को मैत्री एक्सप्रेस जो है चितपुर से ढाका के बीच चलाई गई थी। 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना लागू की गई। ये जो अभी पढ़े थे 14 अप्रैल 2008 को मैत्री एक्सप्रेस चितपुर से ढाका के बीच चली थी, ये बांग्लादेश के बारे में पढ़े थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका होती है। और 1 अगस्त 1994 से रेलगाड़ी बीमा योजना जो है लागू की गई। कोंकण रेलवे के बारे में पढ़ना है। महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। कोंकण रेलवे जो है महाराष्ट्र के रोहा से प्रारंभ होकर गोवा के मडगांव तक जाती है। इसकी ट्रैक की लंबाई 741 किलोमीटर है। इस रेल मार्ग पर पहली बार रेल परिचालन जो है 26 जनवरी 1998 को हुआ, 1998 ईस्वी को हुआ। इस रेल मार्ग से लाभान्वित होने वाले राज्य जो हैं महाराष्ट्र हैं, गोवा हैं, कर्नाटक हैं एवं केरल हैं। NCERT 12 भारत लोक और अर्थव्यवस्था पेज नंबर 119 के अनुसार कोंकण रेलवे जो है की लंबाई 760 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग 146 नदियों व धाराओं तथा 2000 पुलों एवं 91 सुरंगों को पार करता है। इस मार्ग पर सबसे लंबी जो सुरंग की लंबाई है 6.5 किलोमीटर है। इस उद्यम में कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। कौन कौन? कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र राज्य भागीदार है। कोलकाता मेट्रो रेल के बारे में आइए देखते हैं। 1972 में बनी यह योजना 1975 ईस्वी से अमल में आई। दमदम से टॉलीगंज तक इस भूमिगत रेल मार्ग की कुल लंबाई 16.45 किलोमीटर है। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को हुई। कोलकाता मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 को। और कहाँ से कहाँ तक चलता है? दमदम से टॉलीगंज तक। टोटल लंबाई कितनी है? तो 16.45 किलोमीटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का प्रारंभ कोलकाता में किया। कहाँ पे? कोलकाता में। क्या है ये? अंडर वाटर मेट्रो टनल है। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 मार्च 2024 को भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का प्रारंभ कोलकाता में किया। दिल्ली मेट्रो रेल के बारे में देखते हैं। यह परियोजना जो है जापान व कोरिया की कंपनियों के सहयोग से बनाई गई है। इसके अंतर्गत सबसे पहली रेल सेवा 25 दिसंबर 2002 को 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? 30 हजारी से शाहदरा के बीच चलाई गई थी। बेंगलुरु मेट्रो रेल के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत 20 अक्टूबर 2011 ईस्वी से
नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। क्या नाम था? नम्मा मेट्रो के नाम से शुरू हुई। इसके ढांचागत सुविधाओं का विकास जो है जापान के सहयोग से किया गया है, यानी बेंगलुरु मेट्रो रेल जो है जापान के सहयोग से बनाया गया है। मुंबई मेट्रो रेल के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत 8 जून 2014 को हुई। मुंबई में मोनो रेल, इसके बारे में आइए देखते हैं। स्वतंत्र भारत में मोनो रेल जो है सर्वप्रथम मुंबई में संचालित की गई है, जहां इसका शुभारंभ जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने 1 फरवरी 2014 को किया। संपूर्ण परियोजना 19.17 किलोमीटर शुरू होने पर यह विश्व में दूसरी सर्वाधिक दूरी वाली मोनोरेल परियोजना हो जाएगी। सेकेंड नंबर पे ये आ जाएगा। इस संबंध में जापान का जो है 23.8 किलोमीटर लंबा ओसाका मोनोरेल कॉरिडोर सबसे लंबा है। इस संबंध में चूंकि जापान का 23.8 किलोमीटर वाला लंबा ओसाका मोनोरेल है, इसीलिए हम लोग का सेकेंड नंबर पे आ जाएगा। और 16.9 किलोमीटर लंबे टोक्यो कॉरिडोर का वर्तमान में दूसरा स्थान था, जिसको हम लोग क्रॉस कर जाएंगे। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, मलेशिया व ऑस्ट्रेलिया के पश्चात भारत विश्व में 7वां देश हो गया है जहां सार्वजनिक परिवहन के साधन के रूप में मोनोरेल की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जयपुर, चेन्नई और लखनऊ में भी मेट्रो रेल की सेवा शुरू हो गई है। चंडीगढ़, भोपाल, गुवाहाटी, पुणे एवं पटना आदि शहरों में भी मेट्रो रेल निर्माणाधीन है, बनने वाली है, बन गई है कुछ पार्ट और बनने वाली है बाकी। विश्व की पहली मेट्रो रेल जो है लंदन में चली थी। इसकी शुरुआत 10 मई 1963 ईस्वी को हुई। विश्व की पहली मेट्रो रेल कहाँ चली थी? तो लंदन में चली थी, जिसकी शुरुआत जो है 10 मई 1963 ईस्वी को हुई। यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। इसकी लंबाई 402 किलोमीटर है। चीन की संघाई मेट्रो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है। नंबर 1 पे कौन है? तो चीन की संघाई मेट्रो जो है विश्व की सबसे लंबी मेट्रो ट्रेन है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 434 किलोमीटर है। रेल के इंजन के निर्माण के कारखाने जो हैं चित्तरंजन में हैं, वाराणसी तथा भोपाल में स्थित हैं। कहाँ कहाँ हैं? चित्तरंजन में है, वाराणसी में है और भोपाल में है। सवारी डिब्बों का निर्माण जो है पेरम्बूर, कपूरथला, कोलकाता तथा बेंगलुरु में किया जाता है। रेल इंजन बनाने का नया कारखाना जो है मधेपुरा, यानी इलेक्ट्रिकल इंजन बनाने के लिए, और मढ़ौरा जो है डीजल इंजन बनाने के लिए, जो बिहार में है, स्थापित किया गया है। पहिया बनाने का कारखाना जो है छपरा यानी बिहार एवं रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण जो है स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण जो है स्वदेशी रूप से इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। आइए अब आगे देखते हैं। आत्मनिर्भर भारत की भावना से कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत की भावना से कवच को राष्ट्रीय स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के रूप में अपनाया गया है। भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर लगभग 3000 किलोमीटर पर कवच की तैनाती शुरू की है। कहाँ कहाँ पे? तो दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर में लगभग 3000 किलोमीटर जो है पर कवच की तैनाती शुरू की है। ना इसके बाद है भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय बड़ौदा यानी गुजरात में है। भारत का प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ पे है? बड़ौदा यानी गुजरात में है। अमृतसर से दिल्ली जो है शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस जो है सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है। अमृतसर से दिल्ली जाने वाली शान-ए-पंजाब नाम की जो एक्सप्रेस है वो सीसीटीवी कैमरों से युक्त पहली रेलगाड़ी है, ध्यान रखना है। इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 8 अप्रैल 2016 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। नई दिल्ली से हावड़ा की जो राजधानी एक्सप्रेस है वाईफाई सुविधा वाली भारत की पहली रेलगाड़ी है, ये भी ध्यान रखना है। नई दिल्ली से जो हावड़ा जाती है राजधानी एक्सप्रेस,
वाईफाई की सुविधा उसमें लगी हुई है और यह पहली ऐसी रेलगाड़ी है। गरीबों की लंबी दूरी की यात्राएं सुगम बनाने के लिए अनारक्षित कोचों वाली देश की पहली अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई। कहाँ से कहाँ तक? केरल के एर्नाकुलम से हावड़ा के बीच चलाई गई। नाम क्या है? अंत्योदय एक्सप्रेस रेलगाड़ी। क्यों चलाया गया है? तो गरीबों को जो है सुविधा हो जाए, लंबी दूरों की यात्राएं जो है सुगम बनाने के लिए। अनारक्षित है मतलब रिजर्वेशन नहीं करते हैं वो लोग, और अनरिजर्व्ड है, कोच वाली गाड़ी है ये। 27 फरवरी 2017 को ये बनाई गई। रेल मार्ग, अगरतला से अखौरा के लिए रेल मार्ग पूरा हो जाने से कोलकाता से अगरतला के बीच की जो रेल मार्ग की दूरी है 1650 किलोमीटर से घटकर 560 किलोमीटर रह जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश में ही है। कहाँ से है? तो इस अंतर्राष्ट्रीय रेल मार्ग का अधिकांश भाग जो है बांग्लादेश में ही है। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 भारतीय रेल मार्गों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा भारत के 4 जो हैं भारतीय रेल मार्ग को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। पहला कौन सा है? दार्जिलिंग हिमालयन रेल, उपनाम जिसको टॉय ट्रेन भी कहते हैं। और दूसरा हमारा है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। तीसरा है नीलगिरी माउंटेन रेलवे, उपनाम जिसको ब्लू माउंटेन ट्रेन भी कहते हैं। और चौथा है कालका शिमला एक्सप्रेस, चौथा क्या है? कालका शिमला रेलवे। 4th नंबर पे कालका शिमला रेलवे है, जिसका उपनाम हम लोग टॉय ट्रेन भी कहते हैं। तो इन चारों को शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में। भारतीय रेलवे द्वारा 5 अगस्त 2016 को प्रथम बार रेल गीत जो है हमें प्यार है भारतीय रेल से ये अपनाया गया। 3 मिनट के इस गीत को सत्य प्रकाश ने लिखा है और श्रवण के संगीत निर्देशन में उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाया है। अक्टूबर 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली मार्ग पर IRCTC द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया। अक्टूबर 2019 में लखनऊ से नई दिल्ली मार्ग पर IRCTC द्वारा देश की पहली निजी ट्रेन है, यानी प्राइवेट ट्रेन है, तेजस एक्सप्रेस का संचालन प्रारंभ किया गया। पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य जो है सिक्किम, जो अभी रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है कि पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य जो है सिक्किम, जो अभी तक रेल नेटवर्क से नहीं जुड़ा है, लेकिन सिक्किम के लिए 44 किलोमीटर लंबी सिवोक रंगपो की नई रेल लाइन जो है की मंजूरी दी गई है। मिजोरम में एकमात्र रेलवे स्टेशन जो है बैरावी है। मिजोरम में एकमात्र जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम क्या है? बैरावी है। वर्ष 2023 तक। मणिपुर वर्ष 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा। मणिपुर, अच्छा ये 2023 तक जो लिखा हुआ है ये इसके लिए है। मिजोरम में एकमात्र जो रेलवे स्टेशन है बैरावी, ये वर्ष 2023 तक की बात है। और मणिपुर वर्ष 2021 में रेलवे नेटवर्क से जुड़ा है। महात्मा गांधी ने कहा था, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को, डाइवर्स कल्चर वाले लोगों को एक साथ लाकर, यूनिटी बनाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। अब आइए देखते हैं वायु परिवहन के बारे में। वायु परिवहन। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। कहाँ से कहाँ के बीच? इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की सर्वप्रथम विमान डाक सेवा का परिवहन किया गया। 1933 में इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई। 1953 ईस्वी में सभी वैमानिक कंपनी का राष्ट्रीयकरण करके उन्हें 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन रखा गया, भारतीय विमान निगम और दूसरा एयर इंडिया। एयर इंडिया और प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। मुख्यालय एयर इंडिया का कहाँ है? नई दिल्ली में है। निगमित कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है। शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है? तो महाराजा। और प्रतीक चिन्ह यानी लोगो क्या है? तो उड़ते हुए हंस में नारंगी रंग का कोणार्क चक्र।
नाउ इसके बाद क्या है, भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस देश के आंतरिक भागों के अतिरिक्त समीपवर्ती देश जैसे नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान को सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। एयर इंडिया जो है विदेशों के लिए सेवाएं उपलब्ध कराता है। 1981 ईस्वी में देश में घरेलू उड़ान के लिए वायुदूत नामक तीसरे निगम की स्थापना की गई थी। तीसरा निगम कौन सा बना था, तो वायुदूत नाम का तीसरा निगम की स्थापना की गई थी। क्यों? क्योंकि घरेलू उड़ान के लिए इसको बनाया गया था। कब बनी थी? 1981 ईस्वी में, जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया। जिसका बाद में भारतीय विमान निगम में विलय हो गया था। अब एक चार्ट है, देखते हैं। देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जो हैं हवाई अड्डे कौन कौन से हैं, देखते हैं इनके बारे में। फर्स्ट नंबर पे क्या दिया हुआ है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कहाँ है, नई दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वो कहाँ है, मुंबई में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोलकाता में। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, चेन्नई में। बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, नागपुर में। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अहमदाबाद में। गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, गुवाहाटी में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, लखनऊ में। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, अमृतसर में। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, कोझिकोड में। शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोच्चि में। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में। सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत में। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में। कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कन्नूर में। मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मदुरई में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना में। गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गया में। मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा यानी गोवा में। इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यानी इम्फाल में। शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर में। पूर्वतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पूर्णतः सौर शक्तिकृत विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये किसके बारे में लिखी हुई है, स्टार जो मार्का दिया हुआ था, यानी ये कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बारे में लिखी हुई है, जो पूर्णतः जो है सौर शक्तिकृत यानी सोलर एनर्जी से विश्व का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो वो पूरा वर्क करता है। कुछ अन्य प्रमुख हवाई अड्डा के बारे में भी देखते हैं। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा कहाँ पे है, रांची में। शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा जो है चंडीगढ़ में है। महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य हवाई अड्डा जो है वो अगरतला में है। महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा जो है हिसार में है। अब आगे देखते हैं। 24 अगस्त 2007 को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियां एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। 24 अगस्त 2007 ईस्वी को सार्वजनिक क्षेत्र की विमानन कंपनियों एयर इंडिया एवं भारतीय विमान निगम इंडियन एयरलाइंस का विलय हो गया। यह दोनों कंपनियां अब नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NACIL के नाम से कार्यरत हो गई है। कंपनी का ब्रांड नाम एयर इंडिया ही है। कंपनी के ब्रांड नाम क्या है, एयर इंडिया है।
अब नेक्स्ट जो चार्ट है देखते हैं। वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व जो है टाटा के पास है। वर्तमान में एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा के पास है। टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टेलेस प्राइवेट लिमिटेड ने 8 अक्टूबर 2021 को 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अधिग्रहित की। 27 जनवरी 2022 को अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा कर एयर इंडिया का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभाल लिया। इस बात की पुष्टि टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने की। करीब 69 यानी 69 वर्षों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान टाटा समूह के हाथों में आ गई। करीब 69 सालों के बाद फिर से एयर इंडिया की कमान जो है टाटा समूह के हाथों में आ गई। इसके बाद हम लोग को ये देखना है पवन हंस लिमिटेड के बारे में। आइए पढ़ते हैं। इसकी स्थापना अक्टूबर 1985 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेल क्षेत्र को तेल की खोज के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका पंजीकृत कार्यालय जो है नई दिल्ली में है। यह हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने वाली एशिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल है। वर्तमान में 2020 तक इसके पास 43 हेलीकॉप्टर का बेड़ा है। पवन हंस जो है हर वर्ष मई, जून एवं सितंबर, अक्टूबर में यात्रा के दौरान फाटा से केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की स्थापना देश में कॉमर्शियल पायलटों के उड़ान और ग्राउंड प्रशिक्षण के स्तर में सुधार करने के लिए रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश के फुर्सतगंज में की गई है। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना भी फुर्सतगंज में ही की गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 ईस्वी को किया गया था। प्राधिकरण देश में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे और नागरिक विमानन टर्मिनलों का प्रबंधन करता है। नगर विमानन मंत्रालय ने मार्च 2020 में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में तेजी को सुनिश्चित करने के लिए जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की। कौन सी? जीवन रेखा उड़ान सेवा शुरू की। इसके तहत देश के सभी भागों तक व्यक्तिगत संरक्षात्मक साधन, पीपीई तथा दवाओं इत्यादि की आपूर्ति की गई। अब आते हैं जल परिवहन पे। जल परिवहन देखते हैं। केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी केंद्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1987 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। देश के जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। देश के जलमार्गों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। आंतरिक जलमार्ग पहला है और दूसरा है सामुद्रिक जलमार्ग। देखते हैं बारी बारी से। आंतरिक जलमार्ग जो है यह परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। यह परिवहन आंतरिक जलमार्ग में जो परिवहन होता है नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है। देश में जहाज़ों के जरिए होने वाले कुल माल ढुलाई के केवल 1% की ही ढुलाई अंतर्देशीय जल मार्गों से होती है। देश में जहाज़ों के जरिए होने वाली कुल माल ढुलाई के केवल 1% की ही ढुलाई अंतर्देशीय जलमार्गों से होती है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 अंतर्देशीय जो जलमार्ग हैं को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। हल्दिया से इलाहाबाद तक जलमार्ग को 22 अक्टूबर 1986 को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 घोषित किया गया था। कब? 22 अक्टूबर 1986 को हल्दिया से कहाँ तक? तो हल्दिया से इलाहाबाद तक की जो जलमार्ग है को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 यानी NW1 घोषित किया गया था। अब आइए देखते हैं सामुद्रिक जलमार्ग। भारत की लगभग 7517
किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। भारत में लगभग 7517 यानी 7517 किलोमीटर लंबी समुद्री रेखा है। यह मुख्य भूमि के पश्चिमी और पूर्वी भागों में फैली हुई है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भारत में 12 बड़े और लगभग 200 छोटे पतन हैं। भारत में लगभग 12 जो हैं बड़े बड़े हैं और 200 छोटे छोटे पतन हैं। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% और मूल्य की दृष्टि से 68% का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। देश के व्यापार की कुल मात्रा का 95% भाग और मूल्य की दृष्टि से देखा जाए तो 68% व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है। आइए अब एक चार्ट है देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए एक चार्ट है। जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है और लंबाई कितनी है। NW1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक के लिए है और ये 1620 किलोमीटर जो है उसकी लंबाई है। NW2 कहाँ से कहाँ तक जाती है, सादिया से धुबरी तक जाती है, धुबरी पट्टी तक, और 891 किलोमीटर लंबी है। NW3 जो है कोल्लम से कोट्टापुरम तक जाती है और इसकी जो लंबाई है 205 किलोमीटर। NW4 जो है काकीनाडा से मरक्कानम तक जाती है, 1095 किलोमीटर लंबी है। NW5 जो है तलचर से धमरा तक जाती है और इसकी लंबाई 623 किलोमीटर है। NW6 जो है लखीमपुर से भांगा तक जाती है और इसकी जो लंबाई है 121 किलोमीटर है जो कि प्रस्तावित है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। कौन करती है? सरकार। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र जो है, बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण जो है केंद्र सरकार करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनका देखरेख करती है। जबकि छोटे बंदरगाह जो हैं संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होते हैं। छोटे बंदरगाह जो हैं संविधान की समवर्ती सूची में शामिल होते हैं, जिनका प्रबंधन कौन करेगा? तो संबंधित राज्य सरकार करती है। अगर उनसे नहीं हो पाया तो फिर केंद्र सरकार पे ये आ जाता है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह जो है विशाखापत्तनम है। देश का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा जो प्राकृतिक नेचुरल जो है पोर्ट है वो हमारा विशाखापत्तनम है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह डॉल्फिन नोज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, चट्टान के पीछे है। यह डॉल्फिन नोज चट्टान जो है उसके पीछे है। कांडला बंदरगाह, दीनदयाल पतन जिसका नाम है, का निर्माण जो है मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। मतलब मुंबई बंदरगाह पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए कांडला बंदरगाह जो है दीनदयाल पतन का निर्माण किया गया था। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। किस टाइप का बंदरगाह है? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। और दूसरा बात ये भी फेमस इसके लिए है कि यह मुक्त व्यापार क्षेत्र वाला बंदरगाह है। एंतौर, अब आइए देखते हैं एंतौर कामराज बंदरगाह जो है भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। कैसा बंदरगाह है? निगमीकृत बंदरगाह है। यानी एंतौर कामराज के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत का पहला निगमीकृत बंदरगाह है। विशाखापत्तनम भूबद्ध बंदरगाह है। विशाखापत्तनम कैसा बंदरगाह है? तो भूबद्ध बंदरगाह है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। एन्नौर बंदरगाह की स्थापना जो है मूल रूप से चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह बंदरगाह के रूप में की गई थी। एन्नौर बंदरगाह की स्थापना जो है मूल रूप से क्यों की गई थी? तो चेन्नई बंदरगाह के उपग्रह बंदरगाह के रूप में की गई थी। इसका निर्माण 1 फरवरी 2001 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे के द्वारा किया गया था। इसका पूर्ण परिचालन दिसंबर 2002 में प्रारंभ हुआ। इसका निर्माण थर्मल कोयले के संभालने के लिए किया गया था। इसका निर्माण जो है थर्मल कोयले के संभालने के लिए किया गया था। 2014 में बंदरगाह का नाम बदलकर कामराज बंदरगाह कर दिया गया था। 2014 में इसका नाम क्या कर दिया गया? कामराज बंदरगाह कर दिया गया। कामराज बंदरगाह भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत
कंपनी अधिनियम 1956 के तहत सबसे पहला बंदरगाह है। कामराज बंदरगाह को भारत में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया, जो कि सबसे पहला बंदरगाह है। ऐसा कंपनी अधिनियम 1956 के तहत ऐसा किया गया था। तूतीकोरिन कांडला एवं एन्नौर बंदरगाह का नया नाम जो है क्रमशः वी.ओ. चिदम्बरनार, क्रमशः इनका नाम क्या क्या रखा गया? तूतीकोरिन, कांडला और एन्नौर बंदरगाह का नया नाम क्रमशः क्या रखा गया? वी.ओ. चिदम्बरनार, दीनदयाल एवं कामराज है। कोलकाता नदीय प्रकार का बंदरगाह है। कोलकाता किस टाइप का बंदरगाह है? नदीय प्रकार का बंदरगाह है। इसमें दो गोदी प्रणालियां हैं। कौन कौन सी? हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर, हुगली नदी के पश्चिमी किनारे पर हल्दिया गोदी परिसर, और दूसरा क्या है? पूर्वी किनारे पर कोलकाता गोदी प्रणाली है। चेन्नई पत्तन हर मौसम में कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है। चेन्नई पत्तन जो है, चेन्नई पोर्ट कैसा पोर्ट है? तो हर मौसम में ये कार्य करने वाला एक कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। सेतु समुद्रम सीप कनाल प्रोजेक्ट से चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। सेतु समुद्रम सीप कनाल प्रोजेक्ट जो है, उससे फिर होगा क्या? चेन्नई और तूतीकोरिन के बीच 434 किलोमीटर जो है 434 समुद्री मील दूरी कम होने की संभावना है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोच्चि, केरल में है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। यह देश का जहाज निर्माण और मरम्मत का रिपेयरिंग का सबसे बड़ा क्षमता वाला शिपयार्ड है। दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित कोच्चि पूर्व पश्चिम समुद्री व्यापार के चौराहे पर नियंत्रण की स्थिति में है। आइए एक चार्ट है, देखते हैं। भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह नाम है, कहाँ पे वो अवस्थित हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, फिर नदी और खाड़ी एवं समुद्र, उनका पोजीशन। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, जो हुगली नदी पे है। मुंबई महाराष्ट्र भारत के प्रमुख बड़े बंदरगाह था। मुंबई बंदरगाह कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, अरब सागर पर। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में है। कोच्चि बंदरगाह केरल में, जो अरब सागर पे बने हैं। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, जो बंगाल की खाड़ी में बने हैं। पारादीप उड़ीसा, जो कि बंगाल की खाड़ी में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु, जो कि बंगाल की खाड़ी में आता है। मोर्मुगाओ जो गोवा में अरब सागर में बना हुआ है। कांडला जो गुजरात में है, अरब सागर में बना हुआ है। न्यू मंगलुरु कर्नाटक में, जो अरब सागर में बना हुआ है। न्यावा शेवा महाराष्ट्र में है, जो अरब सागर में बना हुआ है। एन्नौर जो कि तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। ये 1 2 3 4 ये जो लिखा हुआ है नेमिंग, तूतीकोरिन का 1 लिखा हुआ था, कांडला का 2 लिखा हुआ था, न्यावा शेवा का 3 और एन्नौर का 4। ये 1 2 3 4 क्या है? इन्हीं का नाम बदल के वी.ओ. चिदम्बार, दूसरे का दीनदयाल पतन, तीसरे का जे.एल. नेहरू और चौथे का कामराज पतन, इनके नाम बदल दिए गए हैं। 9 मोर्मुगाओ एक प्राकृतिक पत्तन है जो ब्रेक वाटर और मोल से घिरा है। इसमें 14.4 मीटर गहराई वाला एक ड्राफ्ट चैनल है, जो बड़े पोत को आने जाने में मदद करता है। क्या करता है? बड़े पोत को आने जाने में मदद करता है। मुंद्रा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है और सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, जो गुजरात के कच्छ जिले के मुंद्रा के पास कच्छ की खाड़ी के उत्तरी तट पर स्थित है। विश्व के जहाज पुनरावर्तन उद्योग में भारत की हिस्सेदारी जो है 25 से 30% है। जहाज पुनरावर्तन मुख्य रूप से गुजरात के अलांग सोसिया में किया जाता है। कहाँ पे? गुजरात के अलांग सोसिया में किया जाता है। अलांग सोसिया विश्व का सबसे बड़ा जहाज पुनरावर्तन
पुनरावर्तन कारखाना है। इसे फरवरी 1983 में शुरू किया गया था। दहेज जो है, जो गुजरात में है, देश का प्रथम बंदरगाह है जो रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है। किसके लिए? रसायनों के निपटान हेतु स्थापित किया गया है, इसलिए इसे रसायन बंदरगाह नाम दिया गया है। इसलिए इसे रसायन बंदरगाह भी नाम दिया गया। इसके बाद एक चार्ट दिया हुआ है जो रोरो फेरी के बारे में है। आइए देखते हैं। रोरो फेरी, इसका पूरा नाम रोल ऑफ फेरी है। इसका पूरा नाम रोल ऑफ फेरी है। रोल ऑफ का मतलब क्या होता है, देखते हैं। किसी सामान को लादना और फिर उसे उतारना। इसका मतलब होता है किसी सामान को लादना और फिर उसे उतारना। इसमें एक ऐसी कार्गो शिप फेरी होती है जिसमें पैसेंजर के साथ ही बाइक, कार, ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियों को भी लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इस फेरी को चलाने का उद्देश्य किन्हीं दो स्थानों के बीच की दूरी और यात्रा में लगने वाले समय को कम करना होता है। रोरो फेरी जो है समुद्र के छोटे रास्ते से होते हुए कम समय में ही व्यक्ति को उसके वाहन समेत गंतव्य स्थल रोरो फेरी समुद्र के छोटे रास्ते से होते हुए कम समय में ही व्यक्ति को उसके वाहन समेत गंतव्य स्थल तक पहुंचा देती है। भारत का पहला रोरो फेरी सेवा जो है गुजरात में भावनगर के घोघा से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच शुरू हुई। इसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भावनगर के घोघा से दक्षिणी गुजरात के दहेज के बीच की दूरी सड़क यात्रा के दौरान 360 किलोमीटर पड़ती है, जबकि समुद्र के रास्ते यह दूरी मात्र 32 किलोमीटर रह जाती है। तो इतना ज़्यादा इससे फ़ायदा इसलिए होता होगा, समय बचता होगा, पैसा बचता होगा और बहुत सारी चीज़ें की बचत होती होगी। इस कारण सड़क यात्रा से लगने वाला 7 से 8 घंटे की दूरी रोरो फेरी के माध्यम से मात्र 1 घंटे में तब्दील हो जाता है। यानी जिस चीज़ के लिए आपको 8 घंटे पहले लग रहे थे, रोरो फेरी के माध्यम से मात्र 1 घंटे में तब्दील वो हो जाता है, बदल जाता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको आपके गाड़ी सहित, यानी आपको आपके जो वाहन हैं उनके समेत आपको पहुंचा दिया जाएगा। पैसेंजर के साथ बाइक, कार, ट्रक जैसी बड़ी गाड़ियों को भी लाद करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। ये बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव है। ये 15वां टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, भारत की जनगणना 2011। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।